हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे और आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से एप्लीकेशन है मेडिसिन में। ओके, तो चलो बेटा आज हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन इन मेडिसिन में। ठीक, तो मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन फॉर्म बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन। आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो भी मेडिसिन हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन। रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन मतलब अगर कोई हम जीन दूसरे ऑर्गन के ऊपर दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर करके कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, कोई मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो दूसरे ऑर्गन के अंदर हम लोग ह्यूमन का जीन इंसर्ट किए हैं तो उस जीन से जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट, उसी को हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन। ठीक है बेटा, रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन को हम लोग थेरेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ओके, रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन आर प्योर, मोर इफिशिएंट, हैव लेस साइड इफेक्ट। और रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन जो होती है वो हमारी प्योर होती है, उनके साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। एट प्रेजेंट टाइम, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन क्या हो रही हैं, पूरे वर्ल्ड में यूज की जा रही हैं। एट प्रेजेंट अबाउट 30 थेरेप्टिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज द वर्ल्ड ओवर। पूरे दुनिया की अगर बात की जाए तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक ड्रग्स का यूज किया जा रहा है पूरे दुनिया भर में। ओके, और अगर इंडिया की बात करें तो 12, इसमें से 30 में से 12 जो है इंडिया के मार्केट में यूज की जा रही है। ओके, अब रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन के कुछ एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो इसमें आता है ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन्स, इंटरफेरॉन्स, कैल्सिटोनिन। इंटरफेरॉन का यूज हम लोग करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में टीपी, और भी बहुत सारी होती हैं। और इसमें जो इस चैप्टर में हमें मेन पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के इंसुलिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के इंसुलिन के बारे में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के इंसुलिन के बारे में। ओके, चलो बेटा अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। ठीक है बेटा, तो इंसुलिन एक प्रोटीनियस हार्मोन होता है। प्रोटीनियस हार्मोन कंटेन 51 एमिनो एसिड, और इसके अंदर 51 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है बेटा, प्रोटीनियस हार्मोन है जिसके अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं। अब इसका यूज क्यों करते हैं, यूज टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इसका यूज किस में है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में। ये क्या करता है, हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज है उसको सेल्स में अपटेक करवाता है, टिश्यू में अपटेक करवाता है। ठीक है, और ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। ठीक है बेटा, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, अगर इंसुलिन की बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो इससे हो जाता है डिजीज डायबिटीज मेलाइटस। क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है बेटा, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट है अगर जिन पेशेंट्स को डायबिटीज मेलाइटस है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगा दिए जाए। ट्रीटमेंट है इंजेक्शन लगा दिए जाए सबक्यूटेनियसली। कहाँ पे, सबक्यूटेनियसली। ठीक है बेटा, डायरेक्ट वेन्स में नहीं लगाएंगे, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इसका लगाया जाता है सबक्यूटेनियसली। ओके, और अगर इंसुलिन की बात की जाए, अब ये लाया कहाँ से जाएगा, अगर इंजेक्शन से आप लगाना चाहते हैं तो लाएंगे कहाँ से। ठीक है, तो अगर हम लोग पुराने टाइम की बात कर ले, अर्लियर टाइम की, पहले पुराने जमाने में क्या करते थे, इंसुलिन को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते थे काऊ के, कैटल्स के या पिग्स के पैनक्रियास से। कहाँ से, कैटल के और पिग के पैनक्रियास से। लेकिन ये नॉन ह्यूमन सोर्स का इंसुलिन है, तो जैसे ही हम लोग ह्यूमन को पेशेंट के अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करते थे, कुछ पेशेंट तो ठीक हो जाते थे लेकिन कुछ पेशेंट के अंदर एलर्जी डेवलप हो जा रही थी। क्या हो जा रही थी, एलर्जी हो जा रही थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आजकल, नाउ अ डेज इंसुलिन प्रोड्यूस बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आजकल हम लोग इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी से कैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा अब आगे की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन इन बीटा सेल्स। ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है वो बीटा सेल से होता है, वो भी कहाँ पे, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में हमारा बीटा सेल से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, इसका जो जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। ठीक,
तो इसके जीन से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, mRNA का। ठीक है बेटा, जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगा, फॉर्मेशन होगा mRNA का, और mRNA से फिर ट्रांसलेशन हो जाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन क्या है, प्रोटीनियस हार्मोन होता है। ठीक है बेटा, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो पेप्टाइड बन रहा है, ये जो प्रोटीन का पेप्टाइड बन रहा है, इसमें ध्यान देना 3 पेप्टाइड की चेन होती है। ये जो हमारा इंसुलिन बनता है, mRNA से जो हमारा इंसुलिन बनता है, तो डायरेक्ट मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, पहले क्या होता है, प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, mRNA से हमारा प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेप्टाइड की 3 चेन होती है, एक होता है ए पेप्टाइड, दूसरा होता है सी पेप्टाइड और तीसरा होता है बी पेप्टाइड। ध्यान देना, mRNA से जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा वो इमैच्योर इंसुलिन है, जिसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन। और इसके अंदर 3 पेप्टाइड की चेन होती है। ठीक है, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। ठीक है बेटा, ए पेप्टाइड के अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं, सी पेप्टाइड के अंदर 33 अमीनो एसिड होते हैं और बी पेप्टाइड के अंदर 30 अमीनो एसिड होते हैं। कितने हो गए अमीनो एसिड, 84 अमीनो एसिड हो गए, यहाँ पे 84 अमीनो एसिड हो गए। ठीक है बेटा, और आप लोग को पता है मैच्योर इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं, 51 अमीनो एसिड। तो अब क्या होता है, मैच्योर इंसुलिन जो होता है हमारा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारा ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड होता है। तो पहले इसमें से सी पेप्टाइड को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। जैसे ही ट्रांसलेशन हुआ, 3 पेप्टाइड थे, अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा इसके अंदर। क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा बेटा। ठीक है, जिसमें रिमूव कर दिया जाएगा हमारा सी पेप्टाइड। क्या रिमूव कर दिया जाएगा, सी पेप्टाइड। ये कहाँ पे होता है बेटा, ER और गोल्गी बॉडी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के अंदर होता है। ओके, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा सी पेप्टाइड है इसको रिमूव कर दिया जाता है सेल के अंदर। ओके, अब सी पेप्टाइड रिमूव हो गया, बचा हमारा ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, और इन दोनों के बीच में फिर क्या कर दिया जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, और जैसे ही सी पेप्टाइड रिमूव हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और बन गया हमारा मैच्योर इंसुलिन। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि मैच्योर इंसुलिन के अंदर कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, तो ध्यान रखना 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इसके अंदर कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। लेकिन अगर पूछा जाए ए और बी चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो क्वेश्चन कौन सा है उसको ध्यान देना। अगर आपसे पूछे मैच्योर इंसुलिन के अंदर कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ए और बी चेन के अंदर पूछा जाए कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है बेटा, अब ये हमारा मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर किसी बैक्टीरिया के अंदर इस जीन को ट्रांसफर कर दें और उससे हम अपना इंसुलिन प्राप्त कर लें। लेकिन उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा, अगर आप लोग इस जीन को डायरेक्ट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या करेगा, इस जीन से अपना mRNA बनाएगा। mRNA से फिर क्या होगा, mRNA से हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा प्रो इंसुलिन का। किसका फॉर्मेशन होगा, प्रो इंसुलिन का, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर आपने अगर जीन को ट्रांसफर किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अपने इंसुलिन को बनाने के लिए, तो वहां पे फॉर्मेशन होगा mRNA का। mRNA से हमारा बन जाएगा प्रो इंसुलिन। लेकिन अब इसके बाद की जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, क्या उस बैक्टीरिया के अंदर हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी एब्सेंट है बेटा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, प्रो इंसुलिन बना रह जाएगा, उससे मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाने के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉर्ट आउट किया गया, कैसे इसको दूर किया गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब देखते हैं कैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है बेटा, तो आओ देखते हैं। साइंटिस्ट लोग के पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा मैच्योर इंसुलिन होता है उसके अंदर ए और बी चेन होती है, जबकि जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें ए, बी और सी तीनों चेन होती है।
तो सी चेन को कैसे हटाया जाए, ठीक है बेटा। अब मान लो कि सी चेन को हटा भी दें, ठीक है, ए और बी चेन का खाली जीन इंट्रोड्यूस करके ए बी पेप्टाइड का फॉर्मेशन कर लें, लेकिन उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। तो उसको कैसे दूर किया गया और देखते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया, ए और बी चेन की, खाली ए और बी चेन की जीन को आर्टिफिशियली लैब में तैयार कर लिया। आर्टिफिशियल जीन ऑफ ए पेप्टाइड एंड आर्टिफिशियल जीन ऑफ बी पेप्टाइड, दोनों जीन को सेपरेटली तैयार कर लिया, जीन ए और जीन बी, ठीक है। पेप्टाइड ए और बी की जीन को आर्टिफिशियली लैब में तैयार कर लिया, ठीक है बेटा। अब इसको ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई में, ध्यान देना, इसको ट्रांसफर किया ई कोलाई बैक्टीरिया में सेपरेटली, अलग अलग दोनों चेन को, दोनों जीन को, ए और बी की जो चेन की जीन थी, दोनों को अलग अलग सेपरेटली इन्होंने क्या किया, अलग अलग ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसमें मान लो ए पेप्टाइड की जीन डाल दी और इसमें बी पेप्टाइड की जीन डाल दी, ठीक है बेटा। अब जैसे ही ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ, इसको इन्होंने आइसोलेट कर लिया और उसके बाद में आर्टिफिशियली लैब के अंदर ज्वाइन कर दिया, किससे, लैब के अंदर इन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा के मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं ह्यूमुलिन। क्या बोलते हैं, ह्यूमुलिन, ठीक है बेटा। तो ये काम सबसे पहले इली लिली कंपनी ने किया था। किसने किया था, इली लिली कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 1983 फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन फॉर्म बाय इली लिली, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है बेटा। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ए और बी चेन की जो जीन थी उसको आर्टिफिशियली लैब के अंदर बनाया और उसको ट्रांसफर किया सेपरेटली दो अलग अलग ई कोलाई के अंदर, ठीक है, ध्यान देना, दोनों अलग अलग ई कोलाई थी। देन उसके बाद में जैसे ही ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ, दोनों को आइसोलेट करने के बाद में लैब के अंदर इन्होंने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई प्रोसेस मैकेनिज्म है नहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने की, तो इन्होंने लैब के अंदर इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड को, ठीक है। तो इन्होंने लैब के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड की सहायता से दोनों पेप्टाइड चेन को आपस में जोड़ दिया। क्या कर दिया, दोनों पेप्टाइड चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड की सहायता से लैब के अंदर जोड़ दिया और फॉर्मेशन हो गया मैच्योर इंसुलिन का, जिसको बोलते हैं ह्यूमुलिन, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जो इंसुलिन था उसको 1983 में अमेरिका की कंपनी इली लिली ने बनाया था, ठीक है। इली लिली प्रिपेयर्ड 2 जीन फॉर ए एंड बी चेन, 2 जीन बनाई ए और बी चेन की एंड इंट्रोड्यूस इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, और ई कोलाई के प्लाज्मिड में डाल के उसको ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, चेन ए और बी को अलग अलग सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया था, एक्सट्रैक्टेड कंबाइंड, और उसको अलग अलग एक्सट्रैक्ट करके कंबाइन कर दिया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड की सहायता से उनको लैब के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के दोनों चेन को जोड़ दिया गया और फॉर्मेशन हो गया ह्यूमन के इंसुलिन का, ठीक है बेटा। अब ह्यूमन के इंसुलिन को हम लोग कैसे देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू दे देते हैं। कैसे देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू, सबक्यूटेनियस देते हैं। ध्यान रखना, इसको ओरली नहीं दिया जाता है। ओरली अगर आप दोगे किसी पेशेंट को, ओरली अगर आप लोग इंसुलिन को ओरली दोगे तो ये प्रोटीन का बना हुआ है और प्रोटीन का क्या हो जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हो जाएगा, तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा ये आप लोग का इंसुलिन कंप्लीट हो गया। अगर पूछा जाए मैच्योर इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो 51 अमीनो एसिड होते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं, 51 अमीनो एसिड होते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे जीन थेरेपी के बारे में बात करेंगे। चलो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन ऑफ डिफेक्टेड जीन। जीन थेरेपी के अंदर हम लोग डिफेक्टेड जीन, जो भी गड़बड़ जीन होता है उसका करेक्शन करते हैं, उसको ठीक करते हैं, ठीक है बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना। जीन थेरेपी डेवलप टू ट्रीट हेरिडेटरी डिजीज लाइक स्किड एंड हीमोफीलिया। ये हेरिडेटरी डिजीज जो होती हैं जैसे स्किड और हीमोफीलिया को सही करने के लिए किया जाता है जीन थेरेपी। कई बार नीट में इस पे क्वेश्चन पूछा है बेटा, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। अब इसमें क्या होता है, जीन आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज। जो भी हमारा डिफेक्टेड जीन है उसको सही करने के लिए हम लोग जीन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देते हैं सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर इस डिजीज को ठीक करने के लिए, ठीक है बेटा। अब पूछता है एग्जाम में, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। ध्यान रखना, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो थी 1990 में की गई थी इन अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल।
छोटी बच्ची थी 4 साल की, उसके अंदर की गई थी, जिसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, विथ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम डिफिशियंसी। उसके अंदर क्या था, एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी थी। एडीए एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था। ड्यू टू, क्यों नहीं हो पा रहा था, ड्यू टू डिलेशन ऑफ जीन फॉर एडीए। जो फॉर्मेशन एडीए जो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जीन, उसका डिलेशन हो गया था। क्या हो गया था, डिलेशन हो गया था। क्यों हो गया था, म्यूटेशन हो गया होगा उसके अंदर। दिस एंजाइम क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम, और ये जो एंजाइम होता है एडीए एंजाइम इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इम्यून सिस्टम सही से काम करे उसके लिए एंजाइम बहुत जरूरी होता है। ये क्या करवाता है, मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। एडीए एंजाइम की सहायता से मैचुरेशन होता है किसका, लिम्फोसाइट्स का। और आप जानते हो इम्यून सिस्टम के लिए लिम्फोसाइट्स कितनी जरूरी होती है। अब इसमें जो डिजीज होती है उसका नाम होता है SCID, स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या बोलते हैं इसको, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। डिजीज का नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। कौन से एंजाइम की वजह से होता है, एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। जैसे मान लो कोई जीन है, जीन ऑफ एडीए जीन, वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा mRNA का, mRNA से एडीए एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और उससे क्या होगा, मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। अगर मान लो इसमें क्या हो जाए, जीन में म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए, म्यूटेशन, एडीए जीन के एंजाइम में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो mRNA का फॉर्मेशन नहीं होगा, एडीए एंजाइम नहीं बनेगा, मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट नहीं होगा, तो इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा हमारा, वीक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब बात आती कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको करेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है बेटा, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताते हैं इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। चलो बेटा, आप बात करेंगे एडीए डिफिशियंसी को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं एडीए की डिफिशियंसी को। फर्स्ट जो मेथड है इसको ठीक करने का, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, एडीए एंजाइम का इंजेक्शन पेशेंट को डायरेक्टली लगा दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो डेली उसको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या ये सही तरीका है, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा और बेटर तरीका क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या कर दो, उसका पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या प्रॉब्लम है, एक तो जल्दी डोनर नहीं मिलता है। ठीक है, अब डोनर अगर मिल भी गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, टिश्यू मैचिंग कराना पड़ता है। ठीक है, टिश्यू मैच करेगा कि नहीं करेगा। अब उसके बाद में मान लो टिश्यू भी मैच कर गया, तो जब बोन ट्रांसप्लांट या किसी ऑर्गन का जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उन पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, और इसका इम्यून सिस्टम पहले से वीक है, और इसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये भी सही तरीका नहीं है। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दोनों ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, ये सही तरीका नहीं है। तो हम लोग क्या करें इसके लिए, तो हमारे पास तीसरा मेथड है क्या, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से ये क्या किया जा सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक किया जा सकता है। क्या करते हैं इसमें जरा और देखते हैं। जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट है, इसमें से कुछ लिम्फोसाइट्स को हम लोग इसके आइसोलेट कर लेंगे, पेशेंट की लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इसको इंट्रोडक्शन ऑफ एडीए जीन जो cDNA के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इंट्रोडक्शन ऑफ एडीए cDNA इन लिम्फोसाइट बाय डिजार्म रेट्रोवायरस के सहायता से। ध्यान देना, यहाँ पे जो वेक्टर का काम करेगा इस एडीए के डीएनए को ले जाने के लिए, वो कौन होगा, रेट्रोवायरस होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एडीए के cDNA को इनटू लिम्फोसाइट्स में भेज देंगे डिजार्म रेट्रोवायरस के द्वारा। ठीक है, रेट्रोवायरस को हम लोगों ने डिजार्म कर दिया, अब ये डिजीज नहीं करेगा, उसके द्वारा हम लोग अपने एडीए के जीन को अब लिम्फोसाइट्स के अंदर भेज देंगे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद में भेज देंगे तो जरूरी नहीं है कि सारी सेल्स के अंदर हमारा जो एडीए का जीन है वो पहुंच गया हो। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स कर लेंगे। ओके,
अब जैसे ही हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे रिकॉम्बिनेंट सेल का, उसके बाद में क्या करेंगे, थोड़ी सेल है हमारे पास तो उसको कल्चर मीडियम में इंक्रीज करेंगे। क्या, ठीक है, तो हम लोग कल्चर मीडियम के अंदर क्या करेंगे, कल्चर मीडियम के अंदर रिकॉम्बिनेंट सेल का नंबर इंक्रीज करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नंबर इंक्रीज कर लेंगे। फिर उसके बाद में से क्या करेंगे, कुछ सेल को, जो हमारा कल्चर मीडियम में सेल तैयार होगी उसमें से कुछ सेल्स को क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और कुछ सेल को हम लोग बचा के लैब में कल्चर मीडियम के अंदर रख लेंगे अगली बार उसको इंजेक्ट करने के लिए। ठीक है, सारी सेल्स को इंजेक्ट नहीं करते, कुछ सेल्स को कल्चर मीडियम में रखते हैं, उसको ग्रो कराते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ सेल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से पेशेंट के अंदर जो एडीए की कमी थी उसको दूर कर देते हैं। लेकिन क्या बेटा ये बताओ, ये 100% क्योर हो पाए, इसका 100% ठीक कर पाए क्या हम लोग इसको? इसमें बार बार हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, इंजेक्शन देना पड़ेगा इसमें भी। तो जीन थेरेपी तभी सक्सेसफुल है, 100% सक्सेसफुल जीन थेरेपी तभी है जब आप इसको बर्थ के पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए। तो अगर आप लोग बर्थ के बाद जीन थेरेपी देते हो तो इसमें बार बार क्या करना पड़ेगा, ऐसे ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग यही जीन थेरेपी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप लोग जीन थेरेपी दे देते हो, सेल्स के अंदर डीएनए को चेंज कर देते हो, तो ये 100% क्योर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए उसका जो डिजीज है वो क्योर कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि अगर जीन थेरेपी आपको 100% सक्सेसफुल करनी है तो उसको एम्ब्रियोनिक, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना पड़ेगा। ओके, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स कुछ लिखा देते हैं। चलो बेटा बात करते हैं आगे की, अगर आपको जीन थेरेपी को 100% सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीन को एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। इफ अ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो सेल में से जिस जीन को आपने निकाला है, प्रोड्यूसिंग एडीए, जो एडीए एंजाइम बनाता है, ठीक है, इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सेल के अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इट कुड बी परमानेंट क्योर। जीन थेरेपी अगर आप लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हो तो ये 100% परमानेंट क्योर हो जाएगा, किसका, आपका एडीए डिफिशियंसी का। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज की बातें कंप्लीट हो गई। आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर वीडियो बच्चों आप लोग को पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे। थैंक यू।